हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की सीरीज में। तो दोस्तों, आज हम हमारे लेक्चर में देखेंगे प्लानिंग। कोई भी प्रोग्राम अगर डिजाइन करना होता है तो उससे पहले क्या क्या प्रोग्रामिंग की नीड होती है, तो वो कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई प्रोग्राम हमें लिखना होता है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की क्या क्या नीड होती है, क्या क्या उनके स्टेप्स होते हैं और किस किस वे में हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो सब कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम रहेगा प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसमें हमारा स्टार्टिंग का जो भी मैं कॉन्सेप्ट आज कवर करूंगी वो क्या क्या कवर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि प्रॉपर प्लानिंग एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं, नीड क्यों है इसकी। फिर उसके बाद एल्गोरिदम को समझेंगे, फिर फ्लो चार्ट को समझेंगे, फिर शेडो कोड को समझेंगे, फिर प्लान द लॉजिक ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर के प्रोग्राम का जो लॉजिक होता है उसकी प्लानिंग कैसे होती है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। एंड उसके उससे रिलेटेड जो भी कॉमनली टूल्स हम यूज करते हैं प्लानिंग के पर्पज से, वो कौन कौन से टूल्स है, तो वो सब कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, एक्चुअली स्टार्टिंग से देखते हैं कि पर्पज क्या होता है प्रोग्राम प्लानिंग का। तो जो भी कॉन्सेप्ट प्लानिंग एक्चुअली हम करते हैं, क्यों करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, ताकि जो भी हमें कॉन्सेप्ट एक्चुअली इन डेप्थ में कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करना है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमको प्लान करना है, उसको हमें स्टार्ट कैसे करना है, उसका लॉजिक क्या रहेगा, उसके कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे सोल्व होएंगी, उसका कोई सीक्वेंस है तो वो कैसे हमें सोल्व करना है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आती है। तो इसमें क्या लिखा है सबसे पहले, टू राइट अ करेक्ट प्रोग्राम अ प्रोग्रामर मस्ट राइट ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। यानी कि इसमें यही बताया गया जो भी हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसकी प्रोग्राम की हमें कोई हर एक इंस्ट्रक्शन, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन को करेक्ट सीक्वेंस में लिखने की नीड होती है, लिखना ही होता है। नेक्स्ट इसमें बोल रखा है, लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। यानी कि प्रोग्राम का लॉजिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारी प्रोग्रामिंग पे कि हम किस टाइप का प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हैं, किस पर्पज के लिए कर रहे हैं। तो वो जो भी हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि क्या हमें करना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक भी वेरी करता है। हेंस प्रोग्राम्स मस्ट बी प्लान्ड बिफोर दे आर रिटन टू एंश्योर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर। उसमें क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट फॉर द प्रॉब्लम एंड इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें ये बताया गया है कि प्रोग्राम मस्ट बी प्रॉपर प्लान किया हुआ होना चाहिए जो भी हम स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं उससे पहले। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। यानी कि प्रॉपर प्रॉब्लम हमारे पास होनी चाहिए, उसका प्रॉपर सीक्वेंस भी होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसे एग्जीक्यूट कर पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो दोस्तों, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है कोई भी गिवन प्रॉब्लम का। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है, सम ऑफ टू नंबर का आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, यानी कि सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम लिखना है। तो सम ऑफ टू नंबर यानी कि दो नंबर का हमको सम करना है, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आएगा, एक पहला नंबर लेंगे, फिर एक दूसरा नंबर लेंगे, फिर दोनों का प्लस करके उन जो उसका जो आंसर आएगा वो किसी थर्ड वेरिएबल में डाल देंगे, फिर उस थर्ड वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई है उसका मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फाइंड आउट करती हूँ, जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। नॉर्मली कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में इसे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो वेरिएबल्स आते हैं, इनपुट्स आते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में ही इसे लिखा जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में ही इसे राइट किया जाता है। तो ये क्या है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है कोई भी गिवन प्रॉब्लम का, जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज एन एल्गोरिदम अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए वो हम देखते हैं। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड अनएम्बिग्यूअस। यानी कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो प्रिसाइज वे में होना चाहिए और अनएम्बिग्यूअस यानी कंफ्यूजन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी सच दैट इट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ फाइनाइट टाइम। यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हमारा है तो वो फिनाइट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर इनफिनाइट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होएगा तो वो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली चलता जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, फाइनाइट टाइम के लिए होना चाहिए। वन एंड मोर इंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी रिपीटेड इनफाइनाइटली। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया गया है कि इनफाइनाइटली कुछ भी हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, रिपीटेड नहीं करना है। तो फाइनाइट पर्पज के लिए, फाइनाइट टाइम के लिए ही हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर
ध्यान में रख के ही प्लानिंग करनी होती है। आफ्टर परफॉर्मिंग द इंस्ट्रक्शंस दैट इज आफ्टर द एल्गोरिदम टर्मिनेट्स द डिजायर्ड रिजल्ट मस्ट बी ऑब्टेन्ड, यानी कि जब हमारी एल्गोरिदम कंप्लीट होएगी तो हमें हमारा आउटपुट एज अ आउटपुट जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिलना चाहिए, जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि हमारा एल्गोरिदम का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, जो कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया सम ऑफ टू नंबर का, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इसमें हम ले सकते हैं सम ऑफ टू नंबर में। स्टेप 1 आ जाएगा स्टार्ट, स्टेप 2 आ जाएगा एंटर टू वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू मैंने डाल दी 10, बी की वैल्यू डाल दी मैंने 20। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा एडिशन ऑफ ए प्लस बी। फिर फोर्थ स्टेप आ जाएगा ए प्लस बी का जो एडिशन हुआ उसको सी में पुट कर दिया, यानी कि पुट एडिशन ऑफ ए प्लस बी इनटू द सी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी एंड द लास्ट वन इज एग्जिट। तो ये प्रोसेस किसका आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स का आ गया। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल को हम समझते हैं क्या बोल रहा है ये एग्जांपल। देर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास हु अपीयर्ड इन देयर एग्जाम, यानी कि यहाँ पर 50 स्टूडेंट है जो कि एग्जाम में अपीयर हुए हैं। देयर मार्कशीट हैव बीन गिवन टू यू, यानी कि उसकी मार्कशीट आपको दी गई है। एंड द डिवीजन कॉलम ऑफ द मार्क शुड कंटेन द डिवीजन, उस जो मार्कशीट आपको दी गई है उसमें अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फेल्ड। तो आपको उसमें क्या करना है, एक ऐसी एल्गोरिदम लिखनी है जिसके अंदर ऐसा डेटा प्रिंट होए कि जो फर्स्ट डिवीजन को प्रिंट करे डेटा को, आपको वैसा कुछ डेटा एल्गोरिदम लिखनी है ओनली फर्स्ट डिवीजन के लिए। तो उसके लिए एल्गोरिदम हम कैसे डिजाइन करेंगे, ये देखो स्टेप दिए हुए हैं स्टेप 1 से लेके स्टेप 1 8 तक। स्टेप 1 हमारा कौन सा होता है, नॉर्मली स्टार्ट का होता है, और लास्ट वाला कौन सा होता है, स्टॉप का होता है। तो स्टेप 1 हमें क्या बोल रहा है, स्टेप 1 इनिशियलाइज टोटल फर्स्ट डिवीजन एंड टोटल मार्कशीट चेक टू 0, यानी कि यहाँ पर दो वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल का नाम है टोटल फर्स्ट डिवीजन एंड दूसरा वेरिएबल है टोटल मार्कशीट चेक। तो फर्स्ट डिवीजन क्या बोल रहा है, यानी कि जिसकी फर्स्ट डिवीजन होएगी उसको हम एंटर करेंगे, और जिसकी मार्कशीट हमने 50 थी टोटल, तो जिनकी चेक करती उनको हम 1 बाय 1 अपडेट करते रहेंगे कि इसकी चेक हो गई चेक हो गई चेक हो गई, यानी कि स्टार्टिंग में उसका डेटा 0 रहेगा क्योंकि अभी तक हमने किसी की भी चेक नहीं की है। तो इसके लिए मैंने इसको 0 पुट किया है यहाँ पर। तो स्टेप 2 क्या बोल रहा है, टेक द मार्कशीट ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट, यानी कि हम पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की मार्कशीट को लेते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं, उसका डिवीजन कॉलम चेक करेंगे, मार्क्स शीट टू सी इफ इट इज फर्स्ट। इसमें ये बोल रहा है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे चेक करोगे कि उसका डिवीजन कॉलम अगर फर्स्ट है तो आप एग्जीक्यूट करोगे नेक्स्ट स्टेप फोर्थ वाला, अगर फर्स्ट नहीं है तो आप डायरेक्टली फिफ्थ स्टेप पे जंप करोगे। अगर फर्स्ट डिवीजन आता है तो हम क्या करेंगे, एड 1 टू टोटल फर्स्ट डिवीजन, यानी कि हमारा एक स्टूडेंट एज अ फर्स्ट डिवीजन ऐड हो चुका है। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो मैं क्या करूंगी, तो मैं करूंगी स्टेप 5 पे जंप करूंगी डायरेक्टली, एड 1 टू टोटल मार्कशीट चेक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक मेरी मार्कशीट चेक हो चुकी है, यानी कि वो फर्स्ट डिवीजन के अंडर नहीं आया है और मेरी एक मार्कशीट चेक हो चुकी है। अब अगर मेरा फर्स्ट डिवीजन यस आता है तो फोर्थ स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, इफ टोटल मार्कशीट चेक इज इक्वल टू 50, यानी कि अब ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा 3 4 5, ये स्टेप कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक हमारा डाटा पूरा कंप्लीट नहीं होता, यानी कि जब तक हमारी 50 शीट्स कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अब 6 स्टेप क्या बोल रहा है, इफ टोटल मार्कशीट चेक इज इक्वल टू 50, यानी कि अगर आपकी टोटल मार्कशीट जो आपने चेक की है पूरी की पूरी 50 के इक्वल हो जाती है, तो आप क्या करोगे, टोटल फर्स्ट डिवीजन को डायरेक्टली प्रिंट कर दोगे, यानी कि 7 स्टेप पे आ जाओगे। और अगर फिफ्थ 50 पूरी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप डायरेक्टली सेकंड जो स्टेप है उस पर जंप करोगे। तो ये प्रोसेस पूरा चलता जाएगा, यानी कि पहले वो थर्ड स्टेप में चेक करेगा, अगर फर्स्ट है तो फोर्थ पे जाएगा, अगर फर्स्ट नहीं है तो फिफ्थ पे जाएगा। जैसे उस फिफ्थ पे गया, फिफ्थ के बाद 6 पे चेक करेगा, अगर 50 के बराबर हो गया है तो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं हुआ तो फिर से स्टेप 2 पे जाएगा, फिर स्टेप 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे। तो ये कॉन्टिन्यूशन चलता जाएगा, कब तक चलेगा, जब तक हमारा डाटा 50 पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है एल्गोरिदम के अंदर। तो दोस्तों जो भी एल्गोरिदम का मैंने आपको बे बताया कि एल्गोरिदम में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 हम उसे
सोल्व करते हैं स्टेप के मैनर में। तो दोस्तों रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी होती है एक्चुअली, एज अ प्रोग्राम भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ फ्लो चार्ट भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ शेडो कोड भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स अ प्रोग्राम। यानी कि जो भी एल्गोरिथम मैंने आपको भी स्टेप दिखाए थे, अगर मैं उसको प्रोग्राम की फॉर्म में लिखूंगी तो उसे मैं क्या बोलूंगी, उसे मैं प्रोग्राम बोलूंगी। दस एनी प्रोग्राम इज एन एल्गोरिदम, जो भी प्रोग्राम है वो एल्गोरिदम होएगा ही, उसकी एल्गोरिदम होएगी ही होएगी। बट ऑल्दो द रिवर्स इज नॉट ट्रू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एल्गोरिदम है तो उसकी प्रोग्राम है तो एल्गोरिदम होएगा ही होएगा, ये श्योर है। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एल्गोरिदम उसका प्रोग्राम बना ही होगा, कोई मतलब डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट होता है ये। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। तो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट, ये क्या बता रहा है, जो भी एल्गोरिदम हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रोग्राम बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। तो दोस्तों फ्लो चार्ट, अभी हमने एल्गोरिदम को स्टडी किया, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है, तो फ्लो चार्ट भी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, नॉर्मली इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखते हैं, फ्लो चार्ट में हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसके अंदर हम डेटा को लिखते हैं, यानी कि कुछ सिंबल्स होते हैं, वो इनबिल्ट सिंबल है, यानी कि प्री डिफाइंड फिक्स्ड सिंबल है, उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रोग्राम को लिखना पड़ता है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंबल्स को यूज करता है, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, वो अभी हम यहाँ स्टडी करेंगे। एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस जो कि होते हैं उनके बॉक्सेस में लिखे जाते हैं, जैसे कि एल्गोरिथम में तो हम स्टेप्स लिख रहे थे, इसमें हम जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सिंबल्स के अंदर लिखेंगे, बॉक्सेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। तो ये दोस्तों इसके बेसिक सिंबल्स है। ये टर्मिनल के लिए है, ये यानी कि स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए है, ये इनपुट एंड आउटपुट के लिए, ये कुछ प्रोसेस करना उसके लिए, ये फ्लो लाइन से अगर हमें कुछ डायरेक्शन में हमारा प्रोग्राम लेके जाना है उस पर्पज से, ये डिसीजन मेकिंग यानी कुछ इफ एल्स की स्टेटमेंट डालनी हो उस पर्पज के लिए, ये कनेक्टर यानी कि मोस्टली जैसे कि हमारा फ्लो चार्ट काफी बड़ा है, अगर मैनुअली अगर हम काम करें तो एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, तो सेकंड पेज पे अगर हम जंप करना है तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर हम उसे कनेक्ट करते हैं। तो ये इसके बेसिक सिंबल्स है। तो उससे एग्जांपल देखते हैं अभी इसका, अ टू वे ब्रांच डिसीजन का, एक्चुअली ये वाला एग्जांपल आपको बता रही हूँ मैं यहाँ पर, डिसीजन का टू वे ब्रांच, यानी कि मैंने अभी आपको बताया हम इसमें इफ एल्स की कंडीशंस को चेक करते हैं। इफ आई इज इक्वल टू 10, अगर मैंने आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कहीं 10 पुट की है, अगर यस आता है 10 पुट की है, यस आता है तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मैंने 10 पुट की है और 10 नहीं आ रहा है तो मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, यानी कि टू वे एरो जा रहे हैं, ऐसे थ्री वे एरो भी जा रहे हैं, यानी कि मैं ए एंड बी को कंपेयर कर रही हूँ, कोई वैल्यू पुट की है मैंने ए एंड बी की, तो अगर ए इज लेस देन बी है तो मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी तो मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, ए इज इक्वल टू बी है तो मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, यानी कि थ्री वे ब्रांच डिसीजन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मल्टीपल वे ब्रांच डिसीजन। तो इसमें क्या रहता है, कोई भी मैंने एक कंडीशन पुट की इसके अंदर, यानी कि इफ आई इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4 5, तो इस वे में हम इसे ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिसीजन सिंबल को मल्टीपल वे में। तो देखो सिंपल एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, जो पहला वाला एग्जांपल था उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली जो हमने मार्क्स निकाले थे, सपोज कि कोई स्टूडेंट के मार्क्स है तो उसे हमें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, स्टॉप के लिए भी ये वाला सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ भी डेटा को इनपुट कर रहे हैं, यानी कि सपोज कि कुछ हमें अगर डेटा परसेंटेज निकालना है तो डेफिनेटली कुछ इनपुट तो करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट किया, इनपुट करने के बाद इनपुट एंड आउटपुट के लिए इस टाइप का बॉक्स होता है, ये इनपुट के लिए ये आउटपुट के लिए। अब मुझे कुछ प्रोसेस करना है तो उसके लिए ये वाला बॉक्स होता है। तो मैं कुछ प्रोसेस कर रही हूँ, यानी कि जैसे कि मैंने 6 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए तो उन सबका एडिशन इसके अंदर कर रही हूँ। उसके बाद क्या कर रही हूँ, परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर टोटल जो मैंने मार्क्स यहाँ पर टोटल किए हैं वो, और डिवाइड बाई 10, यानी कि जो भी रूल है वो यहाँ पर्टिकुलर मैंने यहाँ नॉर्मल मेंशन किया है, जैसे कि जो भी इसका आंसर आएगा वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो परसेंटेज है वो एज अ आउटपुट आ जाएगा और वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं
फ्लो चार्ट के लेवल्स कौन कौन से होते हैं? तो फ्लो चार्ट के एक्चुअली दो लेवल होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में क्या होता है, जहां पर डिटेल्स कम होती है, यानी कि लिमिटेड डिटेल्स होती है, और माइक्रो में क्या होती है, मोर डिटेल्स होती है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ज्यादा डेप्थ में जाने की हमें नीड भी नहीं है एक्चुअली। तो हम देखते हैं मैक्रो में क्या है। इसी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एड सब्जेक्ट ऑफ ऑल, एड मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी कि इकट्ठा मैंने लिख दिया। बट यानी कि ये मैक्रो पार्ट हो गया जिसमें कि ज्यादा डिटेल नहीं है। ये माइक्रो पार्ट हो गया जिसमें मैंने पूरी डिटेल मेंशन की है, इस वाले बॉक्स की, इस वाले बॉक्स की पूरी डिटेल मैंने यहाँ मेंशन की है। तो ये क्या है, डेप्थ हो गया डिटेल में, और ये लेस डिटेल हो गया। तो मैक्रो क्या आता है, जो लेस डिटेल कंटेन करके रखता है, एंड माइक्रो क्या होता है, जो मोर डिटेल कंटेन करके रखता है। तो फ्लो चार्ट के रूल्स क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। फ्लो चार्ट द मेन लाइन ऑफ, फर्स्ट चार्ट द मेन लाइन ऑफ लॉजिक, देन इनकॉर्पोरेट डिटेल। तो ये क्या नॉर्मली क्या बोला है कि मेन लाइन ऑफ द लॉजिक क्या है, उसको ध्यान में रख के उसको चार्ट को ड्रॉ करो, उसके अकॉर्डिंग डिटेल है वो फिल करनी होती है इसके अंदर। मेंटेन अ कंसिस्टेंट लेवल ऑफ डिटेल फॉर अ गिवन फ्लो चार्ट। कंसिस्टेंसी हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम फ्लो चार्ट को डिजाइन करेंगे तब। डू नॉट चार्ट every detail of the program. A reader who is interested in greater detail can refer to the program itself. Yes, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन डेप्थ डिटेल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इन डेप्थ डिटेल ही पढ़नी है तो डायरेक्टली यूजर प्रोग्राम को ही रेफर करेगा, फ्लो चार्ट को नहीं देखेगा। वर्ड्स इन द फ्लो चार्ट सिंबल शुड बी कॉमन स्टेटमेंट, यानी कि जो हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो वही उसके वर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ रहा है बी कंसिस्टेंट इन यूजिंग नेम्स एंड वेरिएबल, यानी कि जो भी हम नेम्स एंड वेरिएबल यूज करते हैं तो कंसिस्टेंट वे में होने चाहिए, प्रॉपर वे में होने चाहिए, एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होने चाहिए। हमेशा लेफ्ट से राइट जाएंगे एंड टॉप टू बॉटम ही इसमें जाया जाता है। एंड कीप द फ्लो चार्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना हो सके उसको एकदम सिंपल एंड सिंपल ही रखना होता है। इफ अ न्यू फ्लो चार्ट पेज इज नीडेड, इट इज रिकमेंडेड दैट द फ्लो चार्ट इज ब्रोकन। और हम इसमें क्या करते हैं, एक कनेक्टर को ऐड करते हैं इन केस अगर हम दो पेजेस को यूज कर रहे हैं तो उस पर्पज से। और उसके बाद प्रॉपरली लेबल्ड लेबल्ड किए हुए होने चाहिए कनेक्टर्स, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना आए और हम इजिली लिंक कर सके उनको। तो ये इसके मेन रूल्स होते हैं, मेन इसके जो भी हम जब फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं तो उसके टाइम हमें ये रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली समझ सकते हैं इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये। प्रॉपर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन भी है, यानी कि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इसमें काम होता है, तो वो भी होता है। एफिशिएंट कोडिंग, यानी कि कोडिंग के अकॉर्डिंग ही हम इसमें काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा कोड होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट होता है। एंड सिस्टमेटिक डिबगिंग, इन केस कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रही है, कोई भी इश्यू आ रहा है, तो सिस्टमेटिक वे में हम डिबग करके, यानी कि पहले हमारा ये स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद दूसरा हो रहा है, फिर लूप के बाद वो कहाँ जा रहा है, कौन सा जंप कर रहा है, उस वजह से हम डिबग करके उनके एरर को सोल्व कर सकते हैं, और टेस्टिंग भी हम यहाँ पर प्रॉपर कर सकते हैं। अब लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशन क्या होते हैं फ्लो चार्ट के। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये इसके लिए काफी टाइम चाहिए, उसको समझने के लिए फ्लो चार्ट काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और अगर बोले हमें रीड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन इज अ टीडियस टास्क। तो अगर हमें कोई बोले अगर जो फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना पड़ा है उसको रीड्रॉ करो और मॉडिफिकेशन करो, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है फ्लो चार्ट में चेंजेस करना जो कि ऑलरेडी बना हुआ हो। देयर आर नो स्टैंडर्ड डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डिटेल दैट शुड बी इंक्लूडेड इन, यानी कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग हमें ये ध्यान रहे कि हमें ऐसे ही काम करना है। ये यानी कि पर्सन अपनी लैंग्वेज में भी कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं, इनपुट कर देते हैं, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है एक्चुअली इसका, कि प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन के लिए शैडो कोड। शैडो कोड का कॉन्सेप्ट हमें क्या होता है, ये नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल वेयर प्रोग्राम लॉजिक इज रिटन इन एन ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज यूजिंग अ स्ट्रक्चर दैट रिसेंबल्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें डेटा कैसा होता है, नॉर्मली नेचुरल लैंग्वेज के अंदर ही लिखा हुआ होता है, इजीली समझ सकते हैं जिसको हम। तो शेडो का मीन्स क्या होता है, इमिटेशन और फोर्स। और कोड का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका टोटली मतलब क्या हो गया, शेडो कोड इज एन इमिटेशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। तो यानी कि जो भी हमारा प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसका एक इमिटेशन ही होता है शेडो कोड।
And the next is because it emphasizes the design of the program, shadow code is also called program design language. तो ये क्या है, ये एक्चुअली ये एम्फेसाइज करता है डिजाइन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के डिजाइन को एम्फेसाइज करता है, तो इसके लिए इसे प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज भी कहा जाता है, शेडो कोड को पीडीएल भी कहा जाता है। तो बेसिक लॉजिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, इनके क्या क्या होते हैं, इसमें हम देखेंगे वन बाय वन कि सीक्वेंस लॉजिक क्या होता है, सिलेक्शन लॉजिक क्या होता है, आइटरेशन यानी कि लूपिंग क्या होता है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए ये देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस लॉजिक क्या होता है। तो इट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप डाटा आएगा, यानी कि पहले प्रोसेस 1 आएगी, फिर प्रोसेस 2 आएगी, फिर कॉन्टिन्यूशन इस वे में चलते रहे। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये फ्लो चार्ट का है। अगर मैं शेडो कोड में इसे लिखूंगी तो शेडो कोड में मुझे सिंबल्स की नीड नहीं, डायरेक्टली नेचुरल लैंग्वेज में मैंने स्टेटमेंट यहाँ मेंशन की हुई है। नेक्स्ट सिलेक्शन लॉजिक में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आता है, इसे डिसीजन लॉजिक भी कहते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, इफ देन एल्स आएगा, इफ देन आएगा और केस आएगा। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं इफ देन एल्स स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इफ देन एल्स का मतलब क्या आता है, हम यहाँ पर डिसीजन बॉक्स में हम चेक करेंगे कंडीशन को। इफ कंडीशन इज ट्रू यानी कि यस है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस प्रोसेस, इफ कंडीशन इज फॉल्स एल्स प्रोसेस 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, फ्लो चार्ट का है। अगर इसी को मैं शेडो कोड में कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखेंगे, इफ कंडीशन देन प्रोसेस 1, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो इसी के अंदर एल्स में जाऊंगी और इसको मैं डायरेक्टली एंड कर दूंगी। अगर मेरी इफ फॉल्स होती है तो मैं एल्स में चली जाऊंगी, अगर मेरी इफ सही है तो मैं देन को एग्जीक्यूट करूंगी और बाद में इसको मैं एंड कर दूंगी। तो शेडो कोड में हम ऐसे लिखते हैं, फ्लो चार्ट में हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन लॉजिक में, इफ देन की बात कर रहे हैं अभी। तो इफ कंडीशन यस अगर ट्रू है देन प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर दो, अगर फॉल्स है तो कुछ भी नहीं, डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, एल्स प्रोग्राम को बंद कर दो। तो ये शेडो कोड में ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केस स्टेटमेंट की, यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन, यानी कि अगर मैं कुछ पर्टिकुलर जो काफी सारे ऑप्शन है उन्हें पर्टिकुलर किसी एक को चूज करना, उस पर्पज से क्या करते हैं, केस स्टडी को, केस को स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं। तो उसमें क्या है, अगर टाइप 1 आया है, यस है तो प्रोसेस कर दो, अगर टाइप 1 नहीं है तो टाइप 2 पे आ जाओ, अगर टाइप 2 यस है तो प्रोसेस 2 में चले जाओ, अगर टाइप 2 भी नहीं है तो नो में चले जाओ। और ऐसे कितने भी टाइप हो सकते हैं। और लास्ट टाइप जिसे हम डिफॉल्ट टाइप या एंड टाइप बोलते हैं, अगर ये ट्रू है तो प्रोसेस एन को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर ये भी फॉल्स है तो प्रोग्राम डायरेक्टली मेरा क्लोज हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ओनली बस लिखने का स्टाइल अलग है, फ्लो चार्ट में अलग लिखते हैं, शेडो कोड में अलग लिखते हैं। तो इसमें क्या रहता है, केस टाइप, यानी कि अब अलग अलग टाइप है। टाइप अगर 1 है तो प्रोसेस कर दो, अगर नहीं है तो 2 पे आ जाओ, अगर 2 है तो प्रोसेस कर दो, नहीं है तो कितने भी जा सकते हैं और एट द लास्ट एन पे आते हैं, अगर एन है तो प्रोसेस कर दो, नहीं है तो एंड कर दो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं आइटरेशन यानी कि लूपिंग जिसे बोलते हैं, यानी कि साइकिल की वे में हमारा डेटा चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि जो मैंने कंडीशन डाली है तब तक मेरा प्रोग्राम चलेगा, जैसे मेरी कंडीशन फॉल्स होती है मेरा प्रोग्राम एग्जिट करेगा। तो इसमें दो पॉपुलर वे है वो देखेंगे, डू वाइल और रिपीट अंटिल। तो ये देखते हैं डू वाइल में क्या होता है। डू वाइल में पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेस करेगा यानी कि जो भी इसके ब्लॉक्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस को एन तक चलाएगा, यानी कि पूरी अगर मेरी एक प्रोसेस है, 2 है, 3 है, एन है, अगर ये कंप्लीट हो गई फिर उसको चेक करेगा, फिर उसको चेक करेगा, फिर उसको चेक करेगा, फिर उसको चेक करेगा, अगर यहाँ पे फॉल्स होगी तो एग्जिट कर देगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। डू वाइल कंडीशन में अगर ट्रू है तो इसके अंदर आ गया, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर से जाएगा, फिर से जाएगा, अगर यहाँ पे फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें आता है। रिपीट अंटिल का मतलब क्या है, यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर लास्ट में चेक होती है, यानी कि एक बार मेरा एग्जीक्यूट होके ही रहेगा, यानी कि पहले इसमें प्रोसेस जो भी है मेरी वो एग्जीक्यूट होएगी, फिर कंडीशन चेक होएगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स है तो फिर से जाएगा, फिर से जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसके अंदर आता है।
अब अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं शैडो कोड के, तो एडवांटेजेस क्या है? कन्वर्टिंग अ शैडो कोड टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मच मोर इजियर, यानी कि काफी इजी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शैडो कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। एज कम्पेयर टू द फ्लो चार्ट इट इज इजियर टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना भी काफी इजी है, और ये काफी कम टाइम लेता है और लेस एफर्ट्स लेता है एज कम्पेयर विद द फ्लो चार्ट। अब अगर मैं इसके लिमिटेशंस की बात करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं होती है, जो कि काफी अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं लगता है। कोई स्टैंडर्ड रूल भी नहीं है इसका। डिफरेंट प्रोग्रामर्स, अलग अलग जो भी प्रोग्रामर है, अलग अलग अपने अपने ओन स्टाइल को यूज करेंगे, जो कि काफी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, शैडो कोड के अंदर। एंड जो भी बिगनर है उनके लिए काफी डिफिकल्ट है, कुछ भी इसके लॉजिक है उसको फॉलो करना, तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है लिमिटेशन का। नेक्स्ट इसमें आता है, ठीक है। हाँ, तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही टॉपिक था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्लियर हुए होंगे आपको कॉन्सेप्ट। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डील कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।